हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा 10th क्लास का मैथ्स चल रहा है जिसमें हम चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि आज हमारी स्टार्टिंग की क्लास है, इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में बहुपद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, जिससे कि हमारी जो आगे हम प्रश्नावली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम बहुपद से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो जो प्रश्नावली से पहले आपके 2-3 जो पेजेस है उनको सबको समझ लेंगे। बहुपद क्या होता है, कैसा एक्सप्रेशन होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं बहुपद की डेफिनेशन, परिभाषा। देखिए, गणित में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर, अचर और गुणांक शामिल होते हैं, ठीक है, तथा चर की घात गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। इसमें जोड़, घटाव व गुणा की संक्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। तो देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? ऐसा व्यंजक, ऐसा गणित का एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, अचर भी होता है और चर भी होते हैं और गुणांक होते हैं, है ना। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का जो बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो थोड़े स्पेशल टाइप का होता है ना, क्योंकि इसमें देखो गैर ऋणात्मक पूर्णांक जो घातें होती है ना, चर की घात वो कैसी होती है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए थोड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। तो बहुपद में ये बहुपद का एग्जाम्पल है ना। इसमें जो चर है, देखिए चर किसको बोलेंगे? एक्स, वाई, जेड, यू, वी, इतने ही चीजें अभी तक आपकी बुक में लिया है। एक्स, वाई, जेड, यू, वी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, चाहे एक्स हो सकता था, यू होगा, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? चर, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये है वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी, इसका मान चेंज होता जाता है। ये है कांस्टेंट पद। अब 3 का मान तो हमेशा 3 ही रहेगा, कभी पद चेंज, इसका मान चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये क्या होगा? अचर पद, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और ये x के गुणांक में, x के साथ गुणे में जो भी है, यहाँ y होता तो y के गुणे में जो भी होता, ये इसको क्या कहेंगे? गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2, कोफिशिएंट क्या है? x का 2, है ना। तो ये इस तरह से ये एक बहुपद है ना। बहुपद भी प्रकार, और भी प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो गुणांक है ना, a b c d इस तरह से होते हैं, है ना, ये गुणांक होते हैं। आगे मैं इसका व्यापक रूप आपको बताऊंगी, तब मैं आपको ये इस तरह से बताऊंगी कि मैंने ये क्यों बताया कि गुणांक ए बी सी डी होते हैं, है ना। पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी 2y+3 होता तो ये अचर पद होता, ये चर होता और ये गुणांक कोफिशिएंट होता, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो ये घात है ना, घात जो होती है गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, यानी जो x की घात है ये क्या है? अभी कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है ना। तो 1 कैसा है? पॉजिटिव, है ना। हो सकता है कभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ही नहीं कुछ x, तो x इसका मतलब है x की घात 0 है, और x की घात 0 का मतलब होता है 1, है ना। तो इसलिए इसने कहा कि घात कैसी होती है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। पर घात कभी है ना माइनस में नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, है ना। इसलिए या तो घात क्या होगी? या तो 0, यहां लिख देती हूँ, घात होगी कैसी होगी? 0, 1, 2, 3 और ऐसे आगे तक, पर माइनस में नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, है ना। यानी ये 2x+3 ऐसा हो सकता था, क्योंकि √2 ये वास्तविक, ये जो गुणांक होंगे ये कुछ भी वास्तविक संख्याएं होगी, है ना। ये जो गुणांक होंगे ना, वास्तविक संख्या होगी, कुछ भी हो सकती है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो भी संसार में जितनी भी प्रकार की सब संख्या है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर गुणांक जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, पर ये जो चर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है? 0, 1, 2, 3 इस तरह से, यानी कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये सही है, लेकिन देखो ये 2 √x+3 ये गलत है,
क्योंकि इसकी घात क्या हो गई, √2 का मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा x की घात 1/2। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ये भाग में भी नहीं हो सकता, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, x+1 की घात -1 हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी घात -1 हो जाएगी, तो इसको भी बहुपद नहीं बोलेंगे। इसलिए ये भाग की स्थिति में था ना, ये x एक के साथ यहाँ पर, ये तो प्लस है लेकिन ये तो भाग हुआ ना, इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है कि इसमें जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा पर भाग नहीं लिखा। ये भाग की स्थिति है, डिवीजन की स्थिति है ना, तो इसमें डिवीजन भी नहीं होगा, मतलब ये जो चर है वो डिवीजन में नहीं होगा, तब वो बहुलक नहीं कहेंगे। इसलिए ये ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें क्या होते हैं, चर अचर और गुणांक होते हैं, पर घाती कैसी होती है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, और इसमें जोड़ घटाना और गुणाई की संक्रिया शामिल होती है ना। ये जो है x+1 1/x+1, ये क्या है, एलजे बीजीय, ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये चीज पर ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात तो अभी भी 1 है ना, इस तरह से, तो ये होते हैं बहुपद, ठीक है। जैसे जैसे हम वो पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या चीज होती है, देखो चर x के बहुपद में p ऑफ x, इसको देखो ये है ना चर एक, इसमें चर x है, इसलिए चर x का बहुपद है, इसलिए इसको कहें पॉलिनोमियल ऑफ x, है ना। अगर y होता तो इसको बोलते पॉलिनोमियल ऑफ y, z होता तो पॉलिनोमियल ऑफ z, यानी p ऑफ z होता। तो चर x के बहुपद में px है ना, px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, यानी जो ये 2x+3 इसमें घात क्या है, 1, एक ही घात है, तो इसकी घात क्या है 1। तो इस तरह से जैसे 5x+4 होता, तो यहाँ पर भी क्या घात क्या है 1। तो जब भी पॉलिनोमियल्स की घात हो, यानी चर पद की जो सबसे बड़ी घात हो वो क्या होती है, बहुपद की घात। तो जब घात 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। घात 1, जब यानी x की घात क्या होगी 1, इसलिए बहुपद की घात भी क्या होगी 1, है ना। यहां से लिखो उच्चतम घात क्या है 1, है ना, इसलिए बहुपद की घात 1। और जब बहुपद की घात 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद, जिसमें घात 1 होती है, ठीक है ना। ये भी √2x+3, ये भी रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात क्या हो 2, उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे आपका एग्जाम्पल किताब का ही बताती हूँ मैं, जैसे 2y² 3y+4। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, देखो ये y वाला है, p ऑफ y है, क्योंकि इसमें चर क्या है y, तो y की सबसे बड़ी घात क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब है 1, और देखो यहाँ पर कुछ है ही नहीं यहाँ, इसलिए अपन मान सकते हैं कि y की घात क्या है 0, क्योंकि देखो y की घात 0 का मतलब होगा 1, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर देखो y की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, पर यहाँ पर y की घात क्या है 2, तो y की उच्चतम घात क्या है 2 है, 2 है ना, तो बहुपद की घात क्या होगी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, तो क्या होगी घात, पूरे बहुपद की घात क्या होगी 2, तो ये दो द्विघात बहुपद है ना। अब ये त्रिघात बहुपद, तो आप समझ गए होंगे कि अगर बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात अगर 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना, और वो बहुपद की घात ही 3 हो जाएगी।
है ना। तो इसका एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में एक है, देखो 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। देखो ये जो कांस्टेंट है ये रूट में हो सकता है, बस जो चर है ना, चर रूट में नहीं होना चाहिए, जो x है ना वो रूट में नहीं आना चाहिए। अगर चर रूट में आ गए तो उसकी घात फ्रैक्शन में हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की घात वाला चर नहीं चाहिए, फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। पर ये जो आपका अचर पद है, ये कोफिशिएंट है, ये कैसे हो सकते हैं? वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x है, इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पर घात कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पर घात क्या है x की? 2। और यहाँ पर घात क्या है x की? 3। तो बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है चर की? 3। तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी? देखो y की घात सबसे बड़ी घात क्या होगी? यहाँ पर 3। y की बड़ी घात, उच्चतम घात क्या है? 3। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 3। तो उस बहुपद की घात हो जाएगी 3। इसी तरह अगर किसी बहुपद की घात क्या हो? सबसे बड़ी घात n हो, तो उस बहुपद की घात ही n हो जाएगी। पहले ऐसे 4 होती तो 4 हो जाती, 5 होती तो बहुपद की घात 5 हो जाती, x की सबसे बड़ी घात 6 होती तो बहुपद की घात 6 हो जाती। इस तरह से आगे तक बढ़ता जाता है ना। तो ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। जब x की घात 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जब द्विघात हो 2 हो तो द्विघात बहुपद, और 3 हो तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस तरह से। अब इनका व्यापक रूप होता है इसको लिखने का, ये तो इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, पर मैंने क्या बोला? चर की जगह XYZ गुणांक ABC, है ना। तो इस तरह से इसका एक व्यापक रूप होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके व्यापक रूप बताऊंगी आपको, और शून्यक के बारे में बताऊंगी। जो शून्यक है, अगला चैप्टर शून्यक है ना। इसी अध्याय में अगला टॉपिक है शून्यक, जीरोस। ये बहुपद के शून्यक, आपने प्रश्नावली देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन आया होगा, द्विघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। तो वो शून्यक और गुणांकों के बारे में बीच में संबंध भी होता है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है, इसको इरेज करके मैं शून्यक आपको बताऊंगी। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप और शून्यक। ठीक, देखिए रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका व्यापक रूप है ना, ax प्लस बी। ये होता ही इस फॉर्म में है हमेशा। इसका फॉर्म क्या रहेगा? ax प्लस बी, यानी हमेशा इसके बीच में क्या होगा? ये जब इसका व्यापक रूप होता है तो बीच में होता है प्लस। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, पर इसका व्यापक रूप क्या होता है? हमेशा ये जब हम कंपैरिजन करते हैं तो प्लस से करते हैं। एक और मैं बना देती हूँ, पी ऑफ वाई बना देती हूँ, और इसकी कंपैरिजन हम करेंगे माइनस वाले के साथ, है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये ए होता है ना, ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये ए का कुछ भी मान हो सकता है। देखो अब हमने कंपैरिजन करना बताती हूँ। ये देखो ये एक्स है और ये y है, ये जो चर है वो तो कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू इसके लिए देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है? x, है ना। अब देखो a की वैल्यू क्या है? a का मेन तो हमको इससे मतलब है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। इसकी कंपैरिजन अगर इससे करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये a की वैल्यू क्या है? 2। a बराबर 2 है ना। और b बराबर क्या है? 3। ठीक है ना। तो इस वाले की p ऑफ x की 2x प्लस 3 की कंपैरिजन हम इससे करेंगे, इसके व्यापक रूप से, तो a बराबर होगा 2 और b बराबर होगा 3। ठीक, और यहाँ पर चर क्या है? x है। ठीक है, अब देखो
ये इसकी तुलना अब ये p ऑफ y से करके देखो, तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर तो y है, मतलब हमारे पास चर क्या दिया हुआ है, y। ठीक है, ये तो हम समझ जाएंगे। अब a क्या दिया है, 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 5। ये a ऑफ x है, ये y वाला है, ये x का है इसलिए x है, यहाँ पर y है, तो x की वैल्यू तो y है यहाँ पर, मतलब x की जगह हमको y मिला है। लेकिन ये क्या है, a की जगह 5 है, और b की जगह देखो तो क्या है, b की जगह क्या है, -4। देखो यहाँ पर प्लस के बाद प्लस था, ये प्लस था, बट यहाँ पर क्या है, b की जगह 3 हो गया, बट यहाँ पर क्या है, प्लस के बाद माइनस है, तो हम इसकी कंपैरिजन इसको ऐसे मान लेते हैं, +-4। तो ये देखो, ये ऐसा हो गया, इसके बाद ये प्लस आया, और ये -4 की क्या है, b, तो b की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, अब देखो ये वाला तो सेम था, यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस था, ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस था, तो b की वैल्यू क्या है, 3। लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो b की वैल्यू क्या होगी, पूरी -4। तो यहाँ पर b की वैल्यू होगी -4। इसलिए इसकी तुलना हमेशा, यहाँ पे तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस इसकी तुलना किससे होती है, ax + b से। ऐसा ही रेखीय बहुपद यानी जिसकी घात 1 होती है उसके साथ होता है, b की घात वाला होता है तब भी सब में प्लस प्लस ही होता है, वो मैं आपको एक बताऊंगी, जिसमें वो भी बताऊंगी, घात 2 वाले भी और घात 3 में भी, है ना। तो ये क्या होगा, x + b से क्या होती है तुलना, और a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, अगर a का मान 0 हो गया तो ये x ही खत्म हो जाएगा। जैसे x, ये a का मान 2 0 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय गणित तो बचेगा ही नहीं, बीजीय व्यंजक तो बचेगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, a का मान कभी भी, इसमें a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, ये क्या था, व्यापक रूप। अब हम इसका शून्यक समझते, शून्यक किसको बोलते हैं। देखो पहले मैं आपको शून्यक बताती हूँ, इस वाले में p ऑफ x में बताती हूँ, है ना। इसमें x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो इसको बोलते हैं, ये a ऑफ x का मान, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो x का मान हमने 1 रख दिया, और जहां जहां x है उसका मान 1 करके उसका मान हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 5। ठीक है, यानी x का मान 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ 1 x की वैल्यू आई 5, है ना, इसका मान 5 आ गया। 2 रखते तो कुछ और आती, 4 और 3 7 आती, है ना, इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती। तो अगर x का ऐसा मान रखते जिससे ये इसका मान, जैसे अभी 5 आया था, 1 रखा तो फिर 7 आया, तो ऐसा रखो कि इसका मान 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे शून्यक, इसका p ऑफ x का शून्यक, है ना। ऐसा मान, ये x का ऐसा मान रखो कि इसका मान, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे शून्यक, है ना। देखो तो अब माना, अपन इसको ऐसे मान लेते हैं, अब कैसे निकाले, तो माना के p ऑफ x का, यानी इस पॉलिनोमियल का, यानी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर हम इसको शून्यक मान लेंगे तो k को शून्यक, तो इसका k का मान रखेंगे, बहुपद में k का मान रखेंगे हम, तो k का मान क्या रखेंगे, x, क्योंकि x का मान रखने पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0, यानी x बराबर k, ये क्या है, शून्यक। x का मान अगर k रख दो तो इसका मान पूरा क्या हो जाता है, 0, तो इस पॉलिनोमियल का k क्या हो गया, शून्यक, है ना। तो 2 × k + 3, अगर ये रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये शून्यक होता तो, मान लिया हमने कि ये शून्यक है और इसका गुणा कर दोगे ना यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम k का मान निकाल लेते, तो 2k बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये k का मान क्या हो जाएगा, -3/2। यानी अगर k का मान क्या है, -3/2, और k को हमने क्या माना था, पीओ इसका, इस बहुपद का शून्यक, इसलिए हमने x की जगह k रख के इसको सॉल्व किया, तो k का मान क्या आ गया, -3/2। यानी इस पद का इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -3/2। ठीक है, यानी अगर अब इसको रख के देखो, वो x का मान, ये देखो k की जगह हमने क्या रखा था, x की जगह क्या रखा था, k का मान क्या निकाला ये, तो अब रख के देखो, -3/2 + 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 + 3, तो 0 हो गया ना। यानी x का जो भी मान हम रखेंगे उसको रखने पर अगर ये पूरे बहुपद को सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होगा, शून्यक, जीरोज। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये रेखिक समीकरण है, ये रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद में शून्यक कैसे ये तो एक तरीका है ही, पर इसका एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, हमने इसकी तुलना की थी, इसकी तुलना भी इससे की थी ना, ये वही चीज है। तो इसमें 3 क्या है, देखो यहाँ पे 3 का मान क्या है, b, तो यहाँ पे रखो माइनस, ये माइनस तो रहेगा, और 3 का मान, 3 की जगह हम b लिख सकते हैं, तो हमने b रख दिया, बटे क्या है, 2 क्या है, a है ना, a का मान 2, तो 2 की जगह हम a रख सकते हैं। तो देखो रेखिक बहुपद में ये जो रेखिक बहुपद होता है ना, रेखिक बहुपद में जो शून्यक होता है ना, k का मान, शून्यक हमने k माना था, तो आपको डायरेक्ट निकालना हो, इतना सब नहीं करना हो, डायरेक्ट निकालना हो, तो ये है -b/a, ये होता है आपके शून्यक का फॉर्मूला, किसके लिए, रेखिक बहुपद के लिए। और जो रेखिक बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, 1, चर पद की घात 1 होती है, तो इसका शून्यक भी कितना होता है, 1, यानी ये इसका केवल एक ही शून्यक होगा। ठीक है, अब देखो शून्यक की परिभाषा में बता देती हूँ, निकालना बताए, बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी जो ये आपका, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी ग्राफ में कैसा बनता है, ये जैसे ये ग्राफ है ना, तो जो ये रेखिक बहुपद है इसके ग्राफ की लाइन कैसी होती है, हमेशा सीधी लाइन बनती है, कहीं पर मोटी नहीं है, तिरछी नहीं होती, सीधी लाइन होती, कटती नहीं है इधर उधर। तो ये है ना, एक्स अक्ष ये हो जाता है, वाई अक्ष ये हो जाता है, आपने किताब में डायग्राम भी देखा होगा, 9th में आपने पढ़ा भी है। तो ये लाइन जो होती है ना, देखो ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रही, एक बिंदु पे, तो ये केवल एक ही बिंदु पर काटेगी, इसलिए इसका शून्यक क्या होता है, एक, केवल एक ही शून्यक होता है। और ये जो बिंदु होगा, कोई भी बिंदु होते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसके निर्देशांक 2 होते हैं, कोई बिंदु हम ऐसे गिनते हैं, ये एक बिंदु है, इसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो ये क्या होगा, जैसे अगर इस बहुपद के लिए अगर हम ये रेखा होती तो इसका शून्यांक क्या होता, -3/2, और दूसरा होता 0, क्योंकि इसको रखने पर हमने देखा था ना, -3/2 को यहाँ पर x की जगह रखा था, तो इसका मान क्या आ गया था, 0, और ये होता है y, इससे हमको मिल जाता है, जब हम x का मान रख देते हैं ना यहाँ पर कुछ भी, तो उससे हमको बिंदु का y निर्देशांक मिल जाता है दूसरा, और वो हमेशा क्या होगा, 0, और ये शून्यक हमारा क्या होगा, -3/2। तो ये वो बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां पर आपके ग्राफ की लाइन x अक्ष को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। ये चीज ग्राफ में मैं और भी अच्छे से बताऊंगी, है ना। तो इस जगह पर मैंने आपको क्या बताया, रेखिक बहुपद के व्यापक रूप को समझाया, है ना। इसकी अपन ने तुलना की थी ये वाले इसके लिए, तो a क्या होगा 2, b क्या होगा 3। ठीक है, इसके लिए भी मैं बता दूंगी आपको। तो p ऑफ x को सॉल्व किया, x का मान रखा, ऐसा x का मान रखो जिससे ये पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, तो वो ही शून्यक आएगा।
अब इसको तरीका भी मैंने बताया था, और ये इस तरह से हमने माना कि k शून्यक है और x की जगह k रखा और k का मान रख दिया। अगर हम इस बहुपद में -3/2 रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो उससे हमको y निर्देशांक मिल जाएगा जो कि हमेशा 0 होता है, और k का जो मान आया वो क्या है, उसका शून्यक। तो शून्यक को सादे तरीके से अगर निकालना है आपको, सिर्फ ये बहुपद को कंपैरिजन करो इससे और निकाल लो। k बराबर क्या होगा, -b/a। तो b का मान रख दो और a का मान रख दो। अगर ये वाला होता तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसका बहुपद क्या होता, b का मान क्या है, यहाँ पर देखो b का मान क्या है, ये माइनस तो रहने दो, k बराबर ये माइनस है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, ये है, इसको चेंज मत करो। और b का मान क्या, देखो इस वाले में क्या था, b का मान -4 रखा बटे a का मान क्या, देखो 5, तो 5। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/5 ये क्या होगा, ये दूसरे वाले का इस वाले का शून्यक हो जाएगा, 4/5 इस वाले का शून्यक। तो हम ये फॉर्मूला है ना, k बराबर -b/a, इसको देख के रेखिक बहुपद का एक शून्यक पता कर सकते हैं। और जो रेखिक बहुपद होगा ना, उसमें लाइन हमेशा ऐसी सीधी कट बनती है ग्राफ की, चाहे AC पर सीधी रहती है, इसलिए ये एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटती है। यही कारण है कि रेखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। तो आई होप कि आपको ये रेखिक बहुपद के शून्यक के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब हम द्विघात बहुपद को देखते हैं और त्रिघात बहुपद को देखते हैं, है ना। उसके बाद में आपको ग्राफ भी बनाना अच्छे से बताऊंगी। तो जो रेखिक बहुपद होता है, इसकी ग्राफ हमेशा कैसे बनती है, एक सीधी लाइन, ठीक है। अब हम द्विघात बहुपद देखते हैं। चलिए हम अब द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप देखते हैं और इसके शून्यक निकालते हैं, है ना। शून्य की डेफिनेशन वही रहेगी, है ना। तो अब देखते हैं। अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c। इसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद में चर पद यानी जो भी यहाँ पे x y z रहेगा, उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है 2 होती है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, और है ना, और ये bx है c, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद। ये b क्या है, x का गुणांक, और ये क्या, a क्या है, x² का गुणांक, है ना। यहाँ पर x की घात 2 है तो ये x² का गुणांक a है, और b की घात 1 है तो x का गुणांक b है, और c कैसा है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। तो इसकी तुलना अगर इससे करेंगे, ये द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप आपको याद रहेगा, और ये हमेशा प्लस के साइन रहेंगे। जैसे मैंने आपको रेखिक में बताया था कि प्लस का साइन रहेगा, ax + b रहेगा, वैसे ये ax² + bx + c। देखो एक स्क्वायर में एक लगा देना, बड़ी घात में a, फिर छोटी घात में b, वैसे लगाते चलना, इजी है याद करने का। जैसे ax + b क्या था, पहले वाले का रैखिक का, तो ये क्या होगा, ax² + bx + 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इजी है याद करना। अब इसकी कंपैरिजन करो, इसमें भी हमेशा a ≠ क्या होता है, 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है पर 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने रैखिक बहुपद में रूल बताए थे, वैसे ही इसमें भी रहेंगे। अब देखो इसमें a की कंपैरिजन, देखो यहाँ पर तो x ही है, चर क्या है यहाँ पर, x, चर राशि तो x है, यहाँ पर भी x है, इसमें भी x है, तो x ही रहेगा, है ना। पूरे बहुपद में अगर x है तो सब में x ही रहेगा, ऐसा है। और b होगा तो y होगा, तो हर जगह y होगा, है ना। और देखो a की वैल्यू या a की वैल्यू, a की तुलना करो, तो यहाँ पर a का, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, पर इसके a की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है, जब किसी का गुणा नहीं होता तो 1 होता है वहां पर। तो यहाँ पर a का मान क्या है, 1, ठीक है। अब देखो b का मान, यहाँ पर x के गुणे में क्या है, b, और यहाँ पे 3 प्लस, ये तो प्लस b है, तो b का मान क्या होगा, -3। मैंने बताया था लास्ट वाले में, है ना। जैसे इसकी तुलना अगर ये करेंगे तो x² + -3 × x +
-4। तो देखो ये x और ये b की जगह क्या आ गया -3, ये c की जगह क्या आ गया, देखो ये प्लस और c की जगह क्या आ गया -4, तो c की वैल्यू क्या होगी -4। ये हो गया ना इसके जैसा, ये टर्म फिर प्लस, फिर ये पूरी टर्म इतनी, फिर प्लस, और ये c की जगह ये -4, इस तरह से। यानी जब इसका व्यापक रूप होगा उसमें हमेशा प्लस लगा रहेगा, आपको गुणांक के में ये माइनस लगा के इसकी तुलना करना है इस तरह से। यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस था, तो a, यहाँ पर b है और यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पे c है -4 हो जाएगा। और अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पर a का मान क्या होता 1, b का मान क्या होता 3 और c का मान क्या होता 4, क्योंकि प्लस है डायरेक्ट उसको प्लस मिल गया इस तरह से। तो ये हो गए व्यापक रूप है और ये इससे हमने तुलना कर दी, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो चर पद की सबसे बड़ी घात क्या होती है 2, इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक की संख्या द्विघातीय बहुपद के लिए कितनी होती है 2। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, इस बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। यानी इसका ग्राफ जो बनता है ना, क्या बनता है परवलयकार, यानी कि क्या बनता है पैराबोला, पैराबोला बनते, 2 परवलय बनते। कैसे, ये ऐसे रहेगा, या तो ऐसे काटेगा, यानी ये जो संख्या है ये अधिकतम 2 है, या तो 2 बनेंगे, या तो 2 बार 2 जगह, देखो एक यहाँ पर काटा है और यहाँ काटा है, या तो 2 जगह काटेगा, है ना, या तो एक जगह काटेगा या तो नहीं काटेगा, इसलिए बोला है अधिकतम 2। जैसे रेखिक के कितने थे अधिकतम 1, या तो एक जगह काटेगा, जैसे या तो ऐसा काट देता यहाँ पर, या तो नहीं ऐसा सीधी चली जाती लाइन तो नहीं काटता, ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है लाइन। तो सिंगल के केस में क्या होता है, या तो होगा तो 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर ये द्विघात में क्या होगा, सब अधिकतम कितने होंगे 2, ये काटेगा, है ना, ऐसा होता तो नहीं काटता, ऐसा होता तो नहीं काटता, है ना, और ऐसा होता तो सिर्फ एक ही जगह काटा है, यहाँ इसमें 2 जगह काटा है, इसमें एक जगह काटा है, इसमें काटा ही नहीं और इसमें भी नहीं काटा, एक अक्ष को कहाँ काटा, इसने 2 बार काटा, इसने 1 बार काटा, है ना, इसने एक अक्ष को काटा ही नहीं है तो एक अक्ष के नीचे है, और इसने भी एक अक्ष को नहीं काटा, ये एक अक्ष के ऊपर है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है 2, इसमें कितनी है 1, और इसमें कितनी है नहीं, इसलिए 2 घातीय बहुपद में अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी है 2। ठीक, समझ में आ गया, है ना। तो अब हम देखते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसके शून्यांकों को निकालने का तरीका क्या है, वही जो मैंने आपको पहले बताया, p ऑफ x, है ना, जैसे x² -3x -4 ये रख दिया। अब आप इस पे रख के देखो, 1 रख के देखो क्या आता है x का मान, तो ये 1, 3 x का मल्टीप्लाई होगा 3 तो 4, ये क्या होगा 1 - 7 तो -6, तो ये 1 का मान रखने पर -6 आता है, क्या आना चाहिए 0, x का मान रखने पर ये p ऑफ x का मान क्या हो जाना चाहिए 0। तो क्या होता है x क्या होता है, उस बिंदु का x निर्देशांक होता है, और जो 0 आता है वो y निर्देशांक होता है। जब जिस बिंदु पर जो बिंदु x अक्ष को काटेगा ना, उसका y निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है, तो -1 लिख के रख के देखो, तो -1 का स्क्वायर -3 -1 4, तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर हो गया तो 1 हो जाएगा, ये -3 का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3 हो जाएगा, ये 4, तो ये क्या होगा 4 - 4 हो गया 0। तो ये एक, इसका एक निर्देशांक शून्यांक क्या हो गया, शून्यांक 1 क्या हो गया, 1 तो -1 मिल गया हमको। अब और रख के देखो, इस पे 4 रख के देखो, तो 4 रखने पर क्या आता है, आपको ऐसे रख के 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, 3 रख के देखना, 4, 0 रख के देखना, फिर -1 रख के देखना, -2 रख के देखना, -3, ऐसे सारे नहीं बनाना। आगे मैं बताऊंगी आपको ग्राफ
जब मैं बताऊंगी तो ऐसी एक सारणी बनाना, इसमें x और इसमें p ऑफ x भी बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं y। ठीक है, तो हमने क्या रखा, पहले -1 रखा तो 0 आ गया था, सही है। और जब 1 रखा था तो क्या आया था, -6 आया था। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया शून्यांक। अब हम क्या रख के देख रहे हैं, x का मान क्या रख के देख रहे हैं, 4। तो अब देखते हैं कि y का मान या p ऑफ x का मान क्या आता है। इसको y भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मान, x का मान इस पे रखने पर y निर्देशांक पता चलता है। तो ये बिंदु का x निर्देशांक हो गया, ये y निर्देशांक हो, तो ये तो एक शून्यक मिल गया हमको। यानी एक बिंदु क्या होगा जो काटेगा, -1 0। दूसरा बिंदु हम देखते क्या होगा, तो रखो 4, तो 4 रखा तो 4 का स्क्वायर -3, फिर ये x का मान 4 रख दिया -4, ये 4 चौक 16, 3 चौक 12 और -4, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी तो 16 माइनस और 12, -12 और -4 क्या हुआ, -16। तो -16, 16 में से 16 गए तो 0, तो ये तो क्या आ गया 0। तो एक शून्यांक तो ये हो गया, दूसरा शून्यांक ने 4 रखा तो क्या आ गया 0। अब आप कोई भी संख्या रखोगे ना फिर 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो घातीय बहुपद जो होता है उसके सिर्फ दो क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो एक बिंदु क्या है, -0 1 और दूसरा -0 -1 0, और तो एक बिंदु क्या है -1 0 और दूसरा बिंदु क्या है 4 0, और दूसरा बिंदु क्या है ये 4 0। इसके दो शून्यांक कौन से हैं, एक तो -1 है, दूसरा 4, ये इसके क्या हो गए शून्यांक, है ना। तो इस तरह से रख रख के देखते हैं, ऐसा टेबल बनाते हैं कि हमने पहले 1 रखा तो 6 आया, -1 रखा तो आप ऐसा टेबल बनाते हैं कि ये टेबल, तो आप यहाँ पे इधर सपोज 0, बीच में 0 वाली चीज रख देते हैं, है ना, और इधर -1 -2 और इधर 1 2 3, क्योंकि ग्राफ में भी हम ऐसा करते हैं ना, जैसे 0 के इधर माइनस वाली संख्या रहती है और इधर प्लस वाली संख्या, वैसे ही हम ये टेबल भी बनाते हैं। ये टेबल बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमने क्या सीखा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसकी व्यापक रूप की तुलना करके ABC के मान पता किए, ये P ऑफ x में रख के हमने शून्यांक लगाना सीखा। एक एक चीज अपने मन से मान 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख लिख के हम ये ऐसा टेबल बनाएंगे, तो उससे अगर किसी x का मान रखने पर 0 आ गया y का मान, तो समझ लेना कि वो शून्यांक है। तो ये भी शून्यांक था, 4 रखा तो 0 आया, ये भी शून्यांक था। तो द्विघाती बहुपद के दो ही शून्यांक होते हैं, ठीक है। और इसका जो ग्राफ कैसा बनता है, परवल है, मैंने बना के बताया था ना, ऐसा, ये ऐसा बनता है, या तो ऊपर की तरफ खुला होगा नीचे की तरफ, या तो एक बार काटेगा या 2 बार काटेगा या नहीं काटेगा, पर 2 से ज्यादा बार नहीं काटेगा, इसलिए इसके अधिकतम शून्यांक कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद का। देखिए, अब हम त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पॉलिनोमियल के व्यापक रूप देखते हैं और उसके शून्यक। ठीक है, तो व्यापक रूप इसका क्या होता है, ax क्यूब, क्योंकि घात 3 है ना। तो अब इसके देखते हैं व्यापक रूप, ये है ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx और d। देखो सबसे बड़ी घात क्या होती है, त्रिघात की 3, तो x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1 और फिर x की घात 0 नहीं है, मतलब कुछ नहीं। और a b c d है ना, वो भी पहले ऐसे ही था रैखिक, a x b, दूसरा था a x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ लगा दो b और यहाँ रख दो c। अब इसमें x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहाँ लिखो a b c और d, बन गया ना, इजी तरीका था। ए बी, फिर इसमें x लगा दो एक घात के लिए, ए बी सी, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर ए बी सी डी, बीच में प्लस लगाया, और x क्यूब, एक्स स्क्वायर, x की घात 1 और x की घात कुछ नहीं, बस यानी 0 होगी। इस तरह से इसका व्यापक रूप है, हमेशा इसमें प्लस साइन रहेगा, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इसके दो एग्जाम्पल है, हम इनकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, 5, ठीक है। यहाँ पर b का मान क्या होगा, -4, अपन सीख चुके हैं हर चीज। c का मान क्या होगा, c है,
सी का मान क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स के मल्टीपल में कुछ नहीं है, गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1। एक का गुणांक तो सभी के साथ होता है। और डी की वैल्यू क्या है, ये डी की वैल्यू प्लस डी होता तो ये -√2, ये है डी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस हमने देख लिया ना, क्योंकि ये प्लस माइनस, तो ये क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, डी की वैल्यू। अगर माइनस होना तो माइनस लगा दिया करो, और प्लस है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें बी में ये -4 है तो -4 लगा दो, ये प्लस है तो मत लगाओ, ये प्लस होना था पर है क्या माइनस, तो पूरा की पूरा लगा दो, -√2। अब इसमें तुलना करो तो एक्स यहाँ पर भी गुणांक एक्स ही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है गुणा में, मतलब 1, 1 का गुणा कर दो। अब यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर वाला होता तो बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर बी वाला तो है ही नहीं, मतलब बी की वैल्यू क्या है, 0। स्क्वायर वाला है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी ये पूरा क्या हो गया, 0 पद। अब ये इसमें देखो x की घात क्या है, 1, इसमें भी 1, मतलब c की वैल्यू क्या है, -4, और इसमें d है क्या, बिना x वाला नहीं, तो d की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, इसमें b नहीं था और d नहीं था, इसलिए मैंने कहा ना कि a बराबर कभी नहीं होगा 0 के, a कभी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर इसकी घात 3 घात ही नहीं है, तो 1 घात वाला हो जाएगा, है ना। तो a का मान कभी 0 नहीं होगा, b c d का मान 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कोई भी बहुपद, उसमें a का मान कभी 0 नहीं होगा, इसलिए पहले ही मैं लिख देती हूँ, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके। अब शून्यक समझ लो, शून्य की परिभाषा में पहले ही बता चुकी हूँ रैखिक के समय। ये त्रिघात बहुपद है, इसकी घात क्या होती है, 3, इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3, यानी ये x को, ये बहुपद है त्रिघात बहुपद, x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटेगा, अधिकतम 3 बिंदुओं पर। जब ये मैं अच्छे से भी बताऊंगी, तो ये है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो देखो एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, यहाँ काटा, 3 बार काटा ना, ऐसा भी हो सकता है, तो ये 1 बार काटा, ये 2 बार काटा, ऐसा भी हो सकता है, ये 1 बार काटा, ये 2 बार काटा, और ऐसा भी हो सकता है, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है तो वाई अक्ष को काटा, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं, तो 1 बार काटा हो सकता है, 2 बार काटा हो सकता है, यानी प्रतिच्छेद किया हो सकता है, या 1 बार, 2 बार, 3 बार, या प्रतिच्छेद नहीं करेगा, पर 3 बार से ज्यादा प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके शून्यांकों की समीक्षा मान क्या होता है, 3, और निकालने का तरीका वही है, हम इसको देखें। ऐसे सारणी बना लिया आपने, ये x का मान, या तो इसको y बोल दो, ये p ऑफ x बोल दो, यानी ये किसका मान होगा, ये पूरे का मान होगा। तो एक का मान हम पहले देखो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो पहले 0 रखो, मैं ये +1, इधर 0 के इधर +2, इसका रखना चाहिए, लिखने का तरीका ये 0 के इधर -1 -2, ऐसे आप इधर कितने भी बढ़ाते चलो, डब्बे कितने भी, ये मान कितने भी बढ़ा लो, तो ये देखो -1 -2, ये 0 1 2, तो हम इसमें, या फिर आपका मन 1 नहीं लिखने का हो तो 2 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी मान आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मान रख के देखो क्या है, 0 रखो तो ये 0, और x का मान यहाँ पर 4, इसका मान 0 रखा तो क्या है 0, तो 0 रखने से 0 आता है, तो ये तो शून्यक है इसका। एक शून्यक क्या होगा, एक शून्यक, शून्यक कौन कौन से है इसके, एक तो हो गया 0, अब दूसरा इस पे रखो मान 1, और इस पे तो ये 3, तो ये तो 1 रहेगा, ये 4, तो यहाँ तो -3 आया, तो ये तो शून्यक नहीं है इसका, है ना। तो आप ये बिंदु आपको मिल गया क्या, एक रखने पर क्या बिंदु मिला, एक रखने पे क्या मिला, -3। अब 2 रख के देखो तो 2
की घात ये, वो 4 ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस ये इस यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 4 दूनी 8 तो ये 0, ये 2 रखने पे 0 आ गया। ठीक है, अब और भी कुछ रख के देखो, तो -1, 4 और -1, तो ये तो हो गया -1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या हो गया 3, तो -1 रखने पे 3 आता है, तो ये भी इसका बहुपद नहीं है। -2 रखो तो अब क्या होता है, -2 रखा, 4 मतलब x का मान रखा -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो देखो 2 गुणित -2 गुणित -2 गुणित, तो ये तो 8 आया, और ये वाले से ये कैंसिल, तो एक माइनस है तो -8 हो गया, है ना, माइनस माइनस 3 माइनस है तो माइनस आएगा, और ये माइनस का ये माइनस से मल्टीप्लाई, देखो ये 4 का इससे गुणा हुआ तो 4 दूनी 8 माइनस, तो ये माइनस और ये वाले माइनस का अंदर वाले माइनस से इससे मतलब गुणा होगा तो हो गया +8, तो माइनस माइनस 8, तो ये क्या होगा -2 का भी 0, यानी ये 3 इसके क्या हो गए बहुपद। ऐसे डब्बे आप बना इस तरह से ये मत करना, तो इसके 3 बहुपद शून्य क्या हो गए इस बहुपद के, एक ये, तो एक तो हो गया -2 इसका शून्य, एक 0 और 2, यानी 0 रखो तो भी इसका मान क्या आ गया, y का मान या p ऑफ x का मान 0 आया, 2 रखा तब भी 0 आया, -2 रखा तब भी 0 आया। इसके 3 शून्य हमने निकाल लिए, 3 भी हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकते यानी 0 भी हो सकता, पर त्रिघात बहुपद के 3 से ज्यादा शून्य नहीं होंगे। अगले है ना, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा वक्र बनता है, द्विघात का ऐसा बनेगा पर इसका कैसा बनता है, ऐसा वक्र टाइप से, है ना, और रेखिक बहुपद का कैसा बनता है, सीधी लाइन सरल रेखा, है ना, और मान रख ऐसे यहाँ पर बना लो एक सारणी और मान रखते जाओ, और उसके मान जो आते हैं वो यहाँ नीचे लिखते जाओ, भाई 2 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो -3 आया, 0 रखा था तो 0 आया था, -1 रखा था तो 3 आया था, -2 रखा तो 0 आया, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि भाई -2 रखने से 0 आया तो ये भी शून्यक है, 0 रखने से 0 आया तो ये भी शून्यक है, और 2 रखने से आए तो भी शून्यक है, तो ये 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है अधिकतम, तो वो 3 बिंदु कौन कौन से हो गए, एक होगा -2 0 एक बिंदु, दूसरा होगा 0 0, यानी ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, और दूसरा तीसरा क्या है 2 0, यानी x निर्देशांक, देखो ये x का मान है ये पूरे, तो ये x निर्देशांक है, ये y के मान है तो ये y निर्देशांक, तो ये पहले x निर्देशांक लिखो, ये y निर्देशांक लिखो। तो किस तरह से ग्राफ में भी प्लॉट किया जाता है, और ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करें तो ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं कि इसके शून्य क्या होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी अगले लेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने 10वीं कक्षा के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्राफ के बारे में पूरा समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।